गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में जनरल लीगल प्रोविज़न्स कौन कौन से हैं डिसेबल पर्सन के लिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जनरल लीगल प्रोविज़न्स कौन कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस है, फिर एजुकेशनल लॉज है, फैमिली लॉज हो गया, सक्सेशन लॉज, लेबर लॉ, जुडिशियल प्रोसीजर्स, इनकम टैक्स लॉज और वेरियस एक्ट्स। यानी कौन कौन से एक्ट्स हैं डिसेबल पीपल्स के लिए जो हेल्पफुल है, जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992, एनटीए एक्ट 1999 और डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेंटल रिटार्डेड पर्सन्स, और साथ ही आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। अब डिसेबल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में डिसेबल लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू एवरी लीगल सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर they are healthy or disabled in any way, physically या mentally। सभी लोग, भारत के सभी नागरिक, चाहे वो डिसेबल हो या हेल्दी हो, चाहे फिजिकल मेंटली कैसे भी हो, सभी को भारत के संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं सभी को उसको अधिकार प्राप्त है। लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो सभी, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स, जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी है, सभी लोगों के लिए समान है, चाहे वो डिसेबल पर्सन हो या फिर नॉर्मल हेल्दी पर्सन हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स टू द सिटीजन्स इंक्लूडिंग द डिसेबल, यानी कि संविधान जो है हमारे सभी नागरिकों को यह आश्वासन देता है, साथ ही हमारे समाज के सभी लोग में डिसेबल पर्सन्स भी आते हैं, उनको सभी को यह अधिकार है कि राइट ऑफ जस्टिस, यानी न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, लिबर्टी ऑफ थॉट, कहीं भी बोलने का अधिकार है, अपने एक्सप्रेशन का अधिकार है, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, कहीं भी पूजा पाठ करने का अधिकार है, ठीक है, अपनी बातों को रखने का अधिकार है। अब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी किसी न किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार है, और प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी, ये सभी जो है डिसेबल पर्सन को भी यह अधिकार दिया गया है। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि enjoins on the government not to discriminate against any citizen of India, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे साथ इंक्लूडिंग डिसेबल पर्सन्स के साथ भी जो है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रेस, कास्ट, किसी भी कास्ट से हो, कोई भी, चाहे मेल हो फीमेल हो, या उसका जन्म भारत के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हुआ हो, ठीक है, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 15(2) क्या कहता है? नोट सिटीजन इंक्लूडिंग द डिसेबल के साथ साथ बाकी और सभी नागरिक जो हैं शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, यानी कोई डिसेबिलिटी है, लायबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन या फिर कंडीशन ऑफ एनी ऑफ द अबव ग्राउंड इन द मैटर ऑफ देयर एक्सेस टू शॉप, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो डिसेबल पर्सन भी जो है हमारे भारत के नागरिक ही हैं, ठीक है, तो सभी के लिए जो है किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन ना, कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई ऐसा अगर आता है, उनको एक्सेस टू शॉप, कहीं भी वो आ जा सकते हैं, शॉप पे आने जाने का अधिकार है उनको, पब्लिक रेस्टोरेंट में आने जाने का अधिकार है उनको प्राप्त है, होटल्स में जा सकते हैं, पब्लिक प्लेस में जा सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, और साथ ही
यूज़ ऑफ वेल्स एंड टैंक्स, बाथिंग घाट, रोड्स और प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक, जो सभी जनरल पब्लिक के लिए खुली हुई है। वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड दोज बिलोंगिंग टू एनी सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड क्लासेस, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से हो या शेड्यूल ट्राइब से हो, ठीक है, कैन बी गिवन बेनिफिट टू ऑफ स्पेशल लॉज और स्पेशल प्रोविज़न मेड बाय स्टेट के द्वारा जो है एक स्पेशल प्रोविज़न या लॉज बनाया गया है हर स्टेट के लिए, ठीक है, कि कोई किसी को भी कहीं भी आने जाने से नहीं रोक सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन से हो, ठीक है। वो सब रोड्स हैं जैसे या प्लेस है या टैंक्स हैं या पब्लिक प्लेस है, कहीं भी इंटरटेनमेंट के लिए हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो डिसेबल पर्सन ही क्यों ना हो, सभी को अधिकार है। अगर ऐसा करने से मना किया जाता है तो फिर उसमें केस किया जा सकता है। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिटीजन्स, भारत के सभी नागरिकों को इक्वल समान अधिकार है, साथ इंक्लूडिंग डिसेबल पर्सन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, यानी कि काम करने का सभी को अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और अपॉइंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, मतलब भारत सरकार राज्य सरकार के अंदर जितने भी ऑफिस हैं या कोई भी एम्प्लॉयमेंट अगर निकलता है तब उसमें उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो समान रूप से भागीदार बने, देश के समाज में कार्य कर सके आराम से। नो पर्सन इंक्लूडिंग द डिसेबल irrespective of his belonging can be treated as untouchable, अनटचेबल को ख़त्म कर दिया गया है आर्टिकल 70 के थ्रू, ठीक है। भारतीय संविधान अगर कोई अनटचेबल यानी कि छुआछूत अगर कोई ऐसा कोई करता है अभी भी अगर मानता है तो आर्टिकल 17 के संविधान के आर्टिकल 17 के अनुसार उसे पनिश यानी दंड दिया जा सकता है, यह प्रावधान किया गया है। सभी पर्सन्स के लिए, चाहे वो डिसेबल पर्सन हो, अपने लाइफ को और अपने लिबर्टी की गारंटी देता है आर्टिकल 21। अपने लाइफ को किस तरह से जीना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये सभी अधिकार जो है सभी पर्सन्स को दिया गया है आर्टिकल 21 के अंदर। देयर कैन नो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग डिसेबल्ड एंड बेगर and other forms of forced labor is prohibited and same is made punishable according with law आर्टिकल 23 आर्टिकल 23 के अंदर जो है क्या है, किसी को भी ज़बरदस्ती काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है। अगर कोई करता है तो उसे पनिश्ड किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 24 ये क्या करता है, इसमें है कि एम्प्लॉयमेंट यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, चाहे वो डिसेबल पर्सन ही चाइल्ड ही क्यों ना हो या एनी ऑफ सिटीजन, ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अगर किसी भी फैक्ट्री में या माइन में काम करते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल की सज़ा हो सकती है या जो करवा रहा है, ठीक है। किसी को अनुमति 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको काम करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट करने का नहीं है, चाहे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही क्यों ना लगा हो। एंड गवर्नमेंट कैन नॉट एंगेज चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स एज इन सच एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट इसके लिए सख्त कार्रवाई कर सकती है। आर्टिकल 25 यह गारंटी देता है कि सभी सिटीजन्स यानी भारत के सभी नागरिक को आज़ादी मिले अपने रिलीजन यानी कि अपने धर्म को मानने का आज़ादी, ठीक है। हम कौन सा धर्म अपनाना चाहते हैं यह आज़ादी सभी पर्सन्स के लिए है, चाहे वो डिसेबल हो या नॉन डिसेबल हो पर्सन हो। सभी को कॉन्सेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रोपगेट हिज रिलीजन और सब्जेक्ट अपने प्रॉपर ऑर्डर एंड मोरलिटी एंड हेल्थ यानी कि अपने रिलीजन को बढ़ाने का समान अधिकार है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, नो डिसेबल पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन और रिलीजन ग्रुप। डिसेबल पर्सन्स जो हैं उनको पे टैक्स या प्रमोशन या मेंटेनेंस एनी पार्टिकुलर रिलीजन के लिए उनको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, ठीक है। सभी को एक समान बोलने का अधिकार है। लैंग्वेज यानी भाषा, कौन सी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, सभी को यह अधिकार है, ठीक है। चाहे वो हिंदी में बात, अपनी हिंदी भाषा अगर वो चुनना चाहते हैं तो हिंदी भाषा चुनने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, कौन सा कल्चर को अपनाते हैं, ठीक है, ये सभी अधिकार उनको हैं। एवरी डिसेबल पर्सन कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर इन सभी अधिकारों का हनन उनका होता है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे 6 फंडामेंटल्स राइट्स हैं, ठीक है, उन 6 फंडामेंटल्स राइट्स के साथ अगर किसी डिसेबल पर्सन के साथ अगर कोई भी परेशानी उनको होती है तो वो आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं कि हाँ मेरे को जो है ये राइट्स से वंचित रखा गया है, जैसे राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू रिलीजियस हो गया, ये सभी। अब एजुकेशन लॉ क्या है डिसेबल पर्सन्स के लिए, तब राइट टू एजुकेशन इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन इंक्लूडिंग डिसेबल। आर्टिकल 29(2) के अंतर्गत जो है भारत संविधान में यह प्रोवाइड कराता है कि that no citizen shall be denied admission into any educational institution and maintained by the state or receiving aid out of the state funds on the ground of religion, race, caste और language। यानी कि पढ़ने का अधिकार जो है आर्टिकल 29(2) के अंतर्गत कोई भारत का कोई भी नागरिक हो कि उसको एडमिशन किसी भी संस्था, कोई भी संस्था हो भारत का, उसे एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो या किसी भी भाषा से, मतलब उसकी कोई भी भाषा हो, चाहे पंजाबी हो, उर्दू हो या कोई भी कास्ट से क्यों ना हो, वो किसी भी कास्ट से हो, उसको एडमिशन देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। आर्टिकल 45 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आर्टिकल 45 के अनुसार संविधान में यह डायरेक्ट यह अधिकार प्रोवाइड कराता है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन सभी बच्चों के लिए है अनटिल द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है, चाहे वो डिसेबल पर्सन ही क्यों ना हो। किसी भी बच्चे को डिनाई नहीं किया जा सकता किसी भी इंस्टीट्यूट में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए या उनको एडमिशन देने के लिए मना नहीं कर सकता है। कोई भी स्टेट का कोई भी स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनको नहीं मना कर सकता है। रिसीव एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स एंड ग्राउंड रिलीजन, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो या किसी भी लैंग्वेज से हो, ठीक है। ये एजुकेशन लॉज थी डिसेबल पर्सन्स के लिए। अब हेल्थ लॉज क्या हैं, यानी स्वास्थ्य से संबंधित उनकी क्या क्या परेशानी तो उनको लिए क्या है, तो आर्टिकल 47 यानी 47 में है ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस ऑन द गवर्नमेंट ऑफ प्राइमरी ड्यूटी टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। आर्टिकल 47 कहता है कि सरकार का यह प्राथमिक ड्यूटी है, ठीक है, प्रथम ड्यूटी है कि वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को चेक करे, ठीक है, लोगों के कि खान पान को यानी बैलेंस डाइट के ऊपर ध्यान दे और साथ ही एक स्टैंडर्ड सेट करे सभी लोगों के लिए कि उनके पब्लिक हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। कोई भी खान पान है उसको पहले चेक किया जाए कि हाँ हमारे लिए वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। पार्टिकुलरली टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिटेशन ऑफ कंजप्शन of intoxicating drinks and drugs
which are injurious to health except for the medicinal purpose। अगर कोई मेडिसिनल पर्पस के लिए इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ले रहा है या ड्रग्स ले रहा है तो उसे भी पहले चेक किया जाए कि उसके हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं है। द हेल्थ लॉज ऑफ इंडिया हैव मैनी प्रोविजन ऑफ द, बहुत सारे प्रोविजंस जो है हेल्थ लॉज ऑफ इंडिया डिसेबल लोगों के लिए दिया है। सम ऑफ द एक्ट्स विच मेक प्रोविजन फॉर हेल्थ ऑफ सिटीजन इंक्लूडिंग डिसेबल में बी सीन इन द मेंटल हेल्थ एक्ट। 1987 मेंटल हेल्थ एक्ट लाया गया था, उसके अंतर्गत जो है डिसेबल लोगों के लिए हेल्थ में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है, उसके बारे में चर्चा किया गया है या बताया गया है। अब फैमिली लॉज में 3 तरह की होती है। एक सक्सेशन लॉज ऑफ द डिसेबल पर्सनस, जिसमें क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है उसमें बताया गया है, यह प्रोविज़न किया गया है, स्पेशली प्रोवाइडेड द फिजिकल डिसेबिलिटी या डिफॉर्मिटी अगर है किसी को तो वुड नॉट डिसेंटली अ पर्सन फ्रॉम हेरिटिंग एंसेस्ट्री प्रॉपर्टी, यानी उनको प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अगर वो फिजिकल डिफॉर्मिटी या फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो, ठीक है। In Indian Succession Act 1925, which appeals in the case of interstate and testamentary succession, there is no provision for to deprive the disabled from inheriting an ancestry property, यानी उनको प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। दूसरा है लेबर लॉज, इसमें क्या है, the right of disabled have not been spelled out so well in the labor legislation, but provision which cater to disabled in their relationship with employer or contained in delegated legislation such as rules, regulation or standing order। अगर कोई डिसेबल पर्सन काम कर रहा है जैसे, ठीक है, चाहे रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर वो डेलीगेट है, काम करने में अच्छा है जैसे, ठीक है, रेगुलेशंस फॉलो करता है, एक स्टैंडर्ड ऑर्डर है जैसे काम करने का, किसी भी एम्प्लॉय को काम करने का एक स्टैंडर्ड ऑर्डर सेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, ठीक है, अगर उस मामले में कोई डिसेबल पर्सन जो है फिट बैठता है तो उसे कोई भी काम करने से नहीं रोक सकता है, ठीक है, ये लेबर लॉज के अंदर आता है। अब थर्ड है जुडिशियल प्रोसीजर्स ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन्स, जिसमें डिज़ाइन एक्ट 1911 विच डील्स विथ लॉ रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ डिज़ाइन एनी पर्सन हैविंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। यह इसके अंतर्गत क्या है, अगर किसी व्यक्ति का, किसी डिसेबल पर्सन्स का अगर उसका प्रॉपर्टी जो है उसके पूछे बिना ही अगर कोई उसे छीन रहा है तो वो प्रोटेक्शन का अधिकार इनको दिया गया है, वो सीधा कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और यह कानून में यह साफ लिखा गया है कि अगर किसी डिसेबल पर्सन्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है और वो कोई ज़बरदस्ती, अगर डिसेबल पर्सन का अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर है उसके नाम पे, तो कम से कम जो है 10 साल तक उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है। अगर उससे पहले अगर किसी ने बेचने की कोशिश की तब उसके खिलाफ केस दायर हो सकता है, ठीक है, और यह दंड का अधिकारी भी बन सकता है, दंड भी मिल सकता है, ठीक है। हु इज़ इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एनी स्टेटमेंट और डूइंग एनीथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन अंडर दिस एक्ट, अगर कैपेबल नहीं है स्टेटमेंट देने में, ठीक है, इनकैपेबल है, तब कोर्ट जो है अंडर सेक्शन 74 के अंतर्गत उसके नाम के बिहाफ पे पर्सन सब्जेक्ट ऑफ डिसेबल द डिसेबिलिटी में लॉन्स और अदर डिसेबिलिटी के अंतर्गत देखकर
कोई प्रावधान निकाल सकता है। अब इनकम टैक्स में क्या रिलीफ मिलता है डिसेबल पर्सन को, तो सेक्शन 80 DD आता है जो डिडक्शन जो प्रोवाइड क्या कराता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred by an individual or Hindu undivided family resident in India on medical treatment का मिलेगा, छूट मिलता है इसमें। ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है, नर्सिंग का अगर किसी को ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर है तो उसमें जो है डिडक्शन मिलता है हैंडीकैप्ड पर्सन को। जो डिपेंडेंट्स हैंडीकैप्ड पर्सन्स है उनके लिए। For officiating the increased cost such as maintenance and limit of deduction has been raised from 12,000 से 20,000 रुपये तक का उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट में छूट दिया जाता है। किसके अंतर्गत? सेक्शन 80 DD के अंतर्गत। सेक्शन 80 के 5 में या फिर इसे 80V भी कहा जा सकता है। ये एक नया सेक्शन है जो इंट्रोड्यूस करता है। इसमें क्या बताया गया है? टू इंश्योर दैट पेरेंट इन हुज हैंड इनकम ऑफ परमानेंटली डिसेबल्ड, जो परमानेंटली डिसेबल है, माइनर हैज़ बीन क्लब्ड अंडर सेक्शन 64 इज अलाउड टू क्लेम डिडक्शन अप टू 20,000 इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 80 का पार्ट 5 या 80V के अंतर्गत जो है, अगर कोई बच्चा परमानेंट डिसेबल है, चाइल्ड, किसी अगर कोई व्यक्ति जो है गवर्नमेंट जॉब में है और उसका अगर कोई चाइल्ड जो है वो परमानेंट डिसेबल्ड है, तब वो क्लेम कर सकता है। तो उसके अंदर जो है छूट मिलती है, 20,000 रुपये के छूट मिलता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट सेक्शन 88B, इसमें एडिशनल रिबेट मिलता है टैक्स पे, जो नेट टैक्स पेबल है रेसिडेंशियल इंडिविजुअल हु अटेन द एज ऑफ 65 ईयर 65 ईयर्स तक के जो है। इट हैज़ बीन अमेंडेड टू इंक्रीज द रिबेट फ्रॉम 10 to 20% इन केस वेयर द ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 75,000, ठीक है। यानी कि उनका ग्रॉस टोटल इनकम 75,000 से अधिक नहीं है, ठीक है, तब उनको रिबेट 10 से 20% इस केस में मिलता है। नेक्स्ट है PWD एक्ट्स। अब एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से एक्ट्स हैं। तो पर्सन विथ डिसेबल द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। PWD एक्ट 1995 का फुल फॉर्म है द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, ठीक है। ये कब आया? 7 फरवरी 1996 को, यानी कम इनटू इनफोर्स्ड, ठीक है, और बना था 1995 में। ये क्या करता है? तो ये इंश्योर करता है सभी पीपल्स डिसेबल पर्सन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और साथ ही फुल पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग, यानी हमारे भारत में जो भी कार्य है, यानी हमारे समाज में पूर्ण भागीदारी प्राप्त कर या दे सके डिसेबल पर्सन, ठीक है, किसी भी काम में अपने पूर्ण भागीदारी दे सके, इसके लिए उन्हें फुल पार्टिसिपेशन के लिए तैयार किया जाता है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर बोथ द प्रिवेंटिव एंड प्रमोशनल एस्पेक्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन, लाइक उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है और वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ ही रिजर्वेशन, इसके अंतर्गत रिजर्वेशन उनको दिया गया है, 3% का रिजर्वेशन दिया गया है। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट दिया गया है उनको डिसेबल पर्सन्स को। रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, रिहेबिलिटेशन की सुविधा दी गई है।
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया गया है और स्पेशल इंश्योरेंस स्कीम्स चलाई गई हैं डिसेबल एम्प्लॉयज़ के लिए। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम्स फॉर पर्सन विथ सीवियर डिसेबिलिटी के लिए स्टैब्लिश करने के लिए एक होम्स यानी घर भी प्रदान किया गया है किसके अंतर्गत, PWD 1995 के अंतर्गत। अब इसके मेन प्रोविज़न्स कौन कौन से हैं 1995 एक्ट के प्रोविज़न्स कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज़, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज़ ये क्या करता है, इसका काम क्या है, तो ये सर्वे करता है कि कितने हमारे समाज में या हमारे देश में कितने डिसेबल पर्सन्स है टोटल, इन किस एरिया से है बिलोंग्स करते हैं, मतलब कि फिजिकली चैलेंज है, मेंटल इलनेस से है, या फिर लो विजन से है, या ब्लाइंडनेस से है, या मेंटल रिटार्डेड है। ये सारे कैटेगरीज वाइज सर्वेज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और रिसर्च करते हैं इन सभी डिसेबिलिटीज़ के कि उनके क्या होने, डिसेबल होने के क्या कारण है, काउजेज कौन कौन से काउजेज हैं, ठीक है। वेरियस मेजर्स शैल बी टेकन टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी, यानी इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सके, ठीक है। इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर चलाया है, शैल बी ट्रेन टू असिस्ट इन दिस वर्क, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर चलाया है इसके अंतर्गत, जिसमें ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं जो असिस्ट करते हैं, इन कामों को ध्यान में रखते हैं। All the children shall be screened once in a year for identifying at risk cases, मतलब जितने भी वो सारे बच्चे जो एट रिस्क केसेस हैं उनको साल में एक बार स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर आना पड़ता है हॉस्पिटल्स में या जो हेल्थ केयर सेंटर्स है वहाँ पे उनको साल में एक बार ज़रूर स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है, कंपलसरी। इसके साथ साथ क्या करते हैं, हम अवेयरनेस फैलाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, लॉन्च करते हैं, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन फैला कि कौन इनके इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या और कैसे कैसे हम इसमें जुड़ सकते हैं। मेजर शैल बी टेकन टू प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, तीनों ग्रुप्स में हम इनका चेक करते हैं। प्रीनेटल काउजेज़ क्या हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पेरीनेटल काउजेज़ क्या हो सकते हैं और उसको प्रिवेंट कैसे करें, और पोस्टनेटल का काउजेज़ क्या हो सकते हैं और कैसे प्रिवेंट करें मदर और चाइल्ड दोनों के लिए। इस केयर उनको ध्यान कैसे, बच्चे और माँ का ध्यान कैसे रखें इन तीनों प्रीनेटल, पोस्टनेटल और पेरीनेटल एज में, ठीक है। अब एजुकेशन में क्या एजुकेशन है, सेकंड एजुकेशन में क्या है, सभी बच्चे जो डिसेबल है उनको राइट टू फ्री एजुकेशन, 18 साल तक की उम्र तक उनको फ्री एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। कहाँ पे, इंटीग्रेटेड स्कूल में या स्पेशल स्कूल्स में, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स अलग से बनाए गए हैं या इंटीग्रेटेड स्कूल्स बनाए गए हैं, वहाँ पे इनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना अनिवार्य है 18 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में इनको छूट मिली है, आर्किटेक्चर बैरियर्स को रिमूवल हटाया गया है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मॉडिफिकेशन इन एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी एग्जामिनेशन सिस्टम है, कोई एग्ज़ाम है तो उसमें मॉडिफाई करके बच्चों को दिया गया है, ठीक है, मॉडिफाई करके दिया जाता है। और इंश्योर फॉर बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, और यह ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को इससे फ़ायदा ही हो, कोई नुकसान ना हो। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी शैल हैव द राइट टू फ्री बुक्स, उनको फ्री बुक्स दिया जाता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है और यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड कराई जाती है, और भी जो लर्निंग मटेरियल जो नीड्स के अनुसार उनको प्रोवाइड कराई जाती है। स्पेशल स्कूल फॉर
चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी शैल बी इक्विप्ड विद वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। जब 18 साल तक के बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ लिया उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके लिए भी इन्होंने ये प्रोविज़न रखा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ रखी है। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी 18 साल तक के बच्चे, 18 साल के बाद है ना। मान लो कोई बच्चा 19 साल का है, 20 साल का है, 21 साल का है या 22 साल का है, तो उन सभी यानी 18 साल के ऊपर प्लस वाले जितने भी एज ग्रुप वाले हैं डिसेबल पर्सन्स, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया है ताकि बच्चे को पढ़ाया जा सके, मैन पावर बढ़ाया गया है। पेरेंट्स में मूव to an appropriate forum for the redressal of grievance regarding the placement of their children with disabilities। पेरेंट्स भी इसमें जो है भाग लेते हैं, ठीक है, और ध्यान रखते हैं कि बच्चे का प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। पेरेंट्स भी इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। अब PWD 1995 के तहत जो है एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी नौकरी में या भी कोई प्राइवेट जॉब अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो उनमें 3% जो है वैकेंसी जो है गवर्नमेंट लेवल पे जो है रिजर्व रखी गई है PWD कैटेगरीज के लिए, और 1% जो और भी बाकी बच गए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कौन से 1% में कौन कौन से आ जाते हैं, ब्लाइंडनेस और लो विज़न हो जाते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पाल्सी। सूटेबल स्कीम शैल बी फॉर्मुलेटेड, मतलब जो स्कीम्स के अंतर्गत आते हैं, जो सूटेबल पाए जाते हैं, जो कार्य कर सकते हैं, क्षमता है जिनके अंदर। ट्रेनिंग एंड वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, रिलैक्सेशन दिया जाता है अपर एज लिमिट का। रेगुलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, 10 साल का जैसे कोई भी फॉर्म हम फिलअप कर रहे हैं तो हमारा जो नॉर्मल एज होता है 24 साल होता है, 25 साल या 27 साल होता है, तो उसमें 10 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाती है। नॉन हैंडीकैप्ड एनवायरनमेंट इन द प्लेस वेयर पर्सन विद डिसेबिलिटी आर एम्प्लॉयड। Government education institute and other educational institute receiving a grant from government shall reserve at least 3% seat for people with disability, यानी 3% सीट जो है डिसेबल्ड लोग बच्चों के लिए जो है या पीपल्स के लिए जो है गवर्नमेंट जो है रिजर्व रखती है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या फिर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो जो गवर्नमेंट से संबंधित रखती है। No employee can be sacked or demoted if they become disabled during services, although they can move to another post with the same pay and any condition. No promotion can be denied because of impairment। किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है, उनके सर्विस के दौरान उनको अलग नहीं किया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है उनके पद से, ठीक है। और उनको अगर जिस पोस्ट में है उनको सेम पे लेवल मिलेगा, मतलब एक नॉर्मल पर्सन काम कर रहा है उसी एम्प्लॉय मतलब उसी ऑफिस में एक नॉर्मल पर्सन काम कर रहा है, जो उसको पे स्केल मिल रहा है उस डिसेबल पर्सन को भी वही सेम पे स्केल मिलना चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो। प्रमोशन अगर मिल रहा है सामने वाले व्यक्ति को तो डिसेबल पर्सन्स को भी प्रमोशन देना अनिवार्य है, उसे कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक कार्रवाई क्या होती है। इसमें अफर्मेटिव एक्शन में जो है एड एंड अप्लायंस जो है अवेलेबल कराए जाते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, जिसकी ज़रूरत है। अलॉटमेंट ऑफ लैंड हो गया, ठीक है, जिसमें हाउस, बिजनेस या स्पेशल रिक्रिएशनल सेंटर्स तैयार होते हैं, स्पेशल स्कूल्स हैं, रिसर्च स्कूल्स हैं और फैक्ट्रीज वाई एंटरप्रेनर्स विथ डिसेबिलिटी, जो डिसेबल पर्सन है फैक्ट्रीज में उनको काम करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। स्पेशल स्कूल्स हैं जिसमें उनको अगर पढ़ना है तो वहाँ स्पेशल स्कूल्स में उनको एडमिशन दिया जाता है। हाउसेस दिए जाते हैं,
रहने के लिए। बिजनेस, अगर कोई बच्चा बिजनेस करना चाहता है, कोई पीपल बिजनेस करना चाहता है, तो बिजनेस में भी सरकार जो है उनको मदद करती है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी गैर भेदभाव। पब्लिक बिल्डिंग हो, रेल कंपार्टमेंट हो, या बस हो, या शिप हो, या एयरक्राफ्ट हो, सभी जगह जो है उनको ईजिली एक्सेस मतलब आसानी से आने जाने का सुविधा मिलता है। डिसेबल पीपल को एक्सेस आसानी से मिल जाता है, ठीक है, ये फ़ायदा है। ऑल पब्लिक प्लेस इन वेटिंग रूम्स टॉयलेट शैल बी व्हील चेयर एक्सेसिबल, यानी सभी को इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया गया है, ठीक है। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं या वेटिंग रूम एरिया है या टॉयलेट है, ठीक है, ताकि जो एक्सेसिबल हो, व्हील चेयर आसानी से लेकर जा सके, जो व्हील चेयर पर्सन्स है उनके लिए आसानी हो आने जाने में, ठीक है। ब्रेनली एंड साउंड सिंबल्स आर आल्सो भी प्रोवाइडेड इन एलिवेटर्स, यानी लिफ्ट पे जो है ब्रेनली में लिखा हुआ होता है और साथ में साउंड सिंबल्स भी होते हैं। जैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले हैं या फिर ब्लाइंडनेस वाले हैं, विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो। ऑल द प्लेसेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस यूटिलिटी शैल बी मेड बैरियर फ्री, सभी को बैरियर फ्री बनाया गया है ताकि आसानी से आ सके जा सके। रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट यानी अनुसंधान और जनशक्ति विकास, इसमें क्या क्या चीज़ है। रिसर्च इन द फॉलोइंग एरियाज शैल बी स्पॉन्सर्ड एंड प्रोमोटेड, यानी स्पॉन्सर्ड किया गया है जो भी एरियाज़ में हम रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी को कैसे प्रिवेंट किया जा सके, इसके ऊपर अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसे प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, सरकार उसमें उनकी मदद करेगी। रिहैबिलिटेशन इंक्लूडिंग कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन खोलें, CBR का फुल फॉर्म है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, इसमें सहायता करेगी सरकार। असिस्टिव डिवाइस अगर बनाना है तो उसमें सरकार मदद करेगी। जॉब आइडेंटिफिकेशन यानी जॉब ढूंढना है तो उसमें सरकार मदद करेगी। ऑन साइट मॉडिफिकेशन ऑफ ऑफिस एंड फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्री और ऑफिस जो है मॉडिफाई रहेगा हमेशा उनके लिए, ताकि डिसेबल लोग जो है उनको इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल सके। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्सिटी में या अदर इंस्टीट्यूट जो हायर एजुकेशन अगर प्रोवाइड करना हायर एजुकेशन अगर पढ़ना चाहते हैं बच्चे तो उनमें उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, सरकार देगी। प्रोफेशनल बॉडीज़ एंड नॉन गवर्नमेंट रिसर्च यूनिट्स और इंस्टीट्यूशन फॉर अंडरटेकिंग रिसर्च और स्पेशल एजुकेशन रिहैबिलिटेशन एंड मैन पावर डेवलपमेंट, इन सब में सरकार जो है सहायता करेगी। सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखेगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी। नॉन गवर्नमेंट है ऑर्गेनाइजेशन, NGO जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी PWD पर्सन्स के लिए। इंश्योरेंस कवरेज, सरकार जो है इंश्योरेंस कवरेज का बेनिफिट देती है PWD के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के तहत। ग्रीवियंस रिड्रेसल यानी शिकायत निवारण, अगर किसी केस में वायलेशन ऑफ राइट्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस एक्ट पीपल विद डिसेबल में मूव एन एप्लीकेशन टू द चीफ कमिश्नर, यानी किसी केस अगर किसी डिसेबल पर्सन को शिकायत करना है तो डायरेक्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ यानी सीधा चीफ कमिश्नर के पास जाकर के वो अपने शिकायत को लेकर के जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन स्टेट लेवल पे भी जो कमिश्नर होते हैं उनके पास भी जाकर डायरेक्ट जाकर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 है क्या और इसके अंतर्गत क्या क्या राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं मेंटल इल पर्सन्स को, ठीक है।
अ राइट टू बी एडमिटेड, यानी कि अधिकार प्राप्त है। कोई भी उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना नहीं कर सकता है, ट्रीटमेंट देने से मना नहीं कर सकता है, उनके केयर ठीक से करना है, ये इस बात का ध्यान रखना है। कोई भी हॉस्पिटल हो, साइकेट्रिक हॉस्पिटल हो या नर्सिंग होम हो, ठीक है, या नॉर्मल हॉस्पिटल हो, सभी को जो है सभी में उनको एडमिट करने का अधिकार है। अगर कोई नहीं मना करता है एडमिट करने से, तब वो मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई उनके साथ की जा सकती है, ठीक है। होम एस्टेब्लिश्ड, अगर किसी को अगर होम एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन्स विद ट्रीटमेंट, यानी केयर की आवश्यकता है, होम यानी घर पे अगर केयर करने की आवश्यकता है, वो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तब उसके लिए भी सरकार जो है जनरल हॉस्पिटल या नर्सिंग होम से जो है सरकार उनको मदद भेजती है। सभी डिसेबल पर्सन्स को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने का या नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। माइनर अंडर द एज ऑफ 16 ईयर पर्सन एडिक्टेड टू द अल्कोहल और अदर ड्रग्स विच लेड टू बिहेवियर चेंज, जब बच्चे 16 साल के उम्र में या हो जाते हैं, तब कोई जो है कुछ बच्चे जो है अल्कोहल्स और ड्रग्स लेने लगते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, उनके बिहेवियर में चेंज आने लगता है। तब उनको एडमिशन, हॉस्पिटल में एडमिशन देना, उनको ट्रीटमेंट करना, उनका ध्यान रखना साइकेट्रिक हॉस्पिटल का यह काम है। नर्सिंग होम्स का भी यह कार्य है, और उनको मेंटेन करता है कौन? गवर्नमेंट जो है मेंटेन करती है हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स को। मेंटल इल पर्सन्स को राइट टू रेगुलेट, डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट मेंटल हेल्थ सर्विसेज डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, सेंट्रल अथॉरिटी हो या स्टेट अथॉरिटी हो, किसी के भी अंडर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर हो, तो उनको यह अधिकार प्राप्त है। डायरेक्ट and responsibility of such regulation and issue of license for establishing and maintain psychiatric hospitals and nursing homes को maintain करने का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ट्रीटमेंट जो है वो इन पेशेंट हो या आउट पेशेंट हो, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या नर्सिंग हॉस्पिटल में बताया गया है कि किस बेसिस पे कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा, ये सारी चीज़ें। वॉलेंट्री एडमिशन भी हॉस्पिटल्स में और होम्स में जो है मेंटल इल पर्सन्स को दिया जाएगा, और उसकी गारंटी लेता है गवर्नमेंट। अगर कोई मना करता है उनको एडमिट करने से या एडमिशन या ट्रीटमेंट करने से मना करता है, तब वो पुलिस जो है उनको कस्टडी में ले सकती है, ठीक है। मेंटल इल पर्सन हैव राइट टू डिस्चार्ज व्हेन क्योर, जब मेंटल इल पर्सन सही हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं, तो उनको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। लीव, एंटाइटल टू लीव द मेंटल हेल्थ फैसिलिटी एंड अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट के अनुसार। वेयर मेंटल इल पर्सन ऑन प्रॉपर्टीज इंक्लूड लैंड दे कैनॉट देमसेल्फ मैनेज द, अगर वो उनके पास कोई उनके नाम पर कोई लैंड है और वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपन एप्लीकेशन हैज़ टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर द मैनेजमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी, यानी कि वो कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं कि उसकी उसकी उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है उनको मैनेजमेंट, उनको उसकी सिक्योरिटी, उसको प्रोटेक्ट करने का जो जिम्मा है वो कोर्ट करेगा, ठीक है। या फिर कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ये किसी को
कोर्ट जो है किसी को उनके जैसे मदर या फादर को गार्जियन, किसी भी गार्जियन को उस प्रॉपर्टी को ध्यान रखने के लिए अपॉइंट कर सकता है। और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मेंटल इल पर्सन इन डिटेन्ड एज इन पेशेंट इन एनी गवर्नमेंट साइकेट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम shall be borne by the state government concerned unless such costs have been agreed to be borne by the relative or other person in behalf of mental ill person. No provision for such maintenance has been made by order district court. कोई ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि मेंटेनेंस के लिए तुम्हें चार्ज देना पड़े, ठीक है, मेंटली इल पर्सन है तो। मेंटली इल पर्सन्स को सरकार हु एंटाइटल एनी पे पेंशंस प्रोवाइड कराती है, ग्रेजुएटी प्रोवाइड कराती है, और भी जो अलायंस है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती हैं या जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको प्रोवाइड कराई जाती है, उनको देने से मना नहीं किया जा सकता है, ठीक है। A mental ill person shall be entitled to the service of legal practitioner by the order of the magistrate or district court if he has no means to engage a legal practitioner or circumstance so warrant in respect of proceeding under the act। अब RCI एक्ट 1992 आया, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? 1992 में। इनका RCI का काम क्या है? तो ये जो है प्रोवाइड गारंटी प्रोवाइड कराती है कि गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, मतलब एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए वो वेरियस रिहेबिलिटेशन पर्सनल को तैयार करेगी, यानी ट्रेंड प्रोफेशनल्स को तैयार करने का जो जिम्मा है वो RCI का है, जैसे हम लोग D.Ed स्पेशल या B.Ed स्पेशल लोग करते हैं। टू हैव राइट टू बी सर्व्ड बाय ट्रेन एंड क्वालिफाइड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हुज नेम्स आर बोर्न ऑन द रजिस्टर्ड मेंटेन्ड बाय द काउंसिल, ठीक है। टू हैव गारंटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सेट किया गया है, उसकी गारंटी दी गई है। रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन क्वालिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, किसी भी भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ये जो RCI रजिस्टर्ड है वहाँ से एजुकेशन प्रोवाइड कराए जा सकते हैं या वहाँ से एजुकेशन ले सकते हैं। टू हैव गारंटी टू मेंटेन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इथिक्स बाय रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन इन ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्ट अगेंस्ट पेनल्टी ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन एंड रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ द काउंसिल। टू हैव गारंटी टू रेगुलेशन of the profession of rehabilitation professionals by the statutory council under the control of the central government and within the bounds prescribed by the state, यानी कि सभी को जो जितने भी RCI से रिलेटेड हैं प्रोफेशनल्स, उन सभी को RCI में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, ठीक है, RCI नंबर लेना आवश्यक है, तभी वह स्पेशल बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बिना RCI रजिस्टर्ड, जो बिना RCI रजिस्टर्ड हैं वो एलिजिबल नहीं है स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब NTA एक्ट 1999 में आया, इनके काम क्या है? तो इनका पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विथ ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999, यह NTA का फुल फॉर्म है, जिसके अंतर्गत 4 तरह की डिसेबिलिटीज़ को रखा गया है: ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। 4 तरह की डिसेबिलिटीज़ को NTA के अंतर्गत रखा गया है।
द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑब्लिगेशन टू सेट अप, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और ये नई दिल्ली में है। सेक्शन 10 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि एनश्राइंड इन सेक्शन 10 हैव बीन फुलफिल, ताकि यह तय करती है कि हमारा जो भी हम ट्रस्ट चला रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स चला रही है डिसेबल पर्सन्स के लिए, क्या वो फुलफिल हो रही है, डिसेबल लोगों के पास वो पूरी तरह से जा रही है, उनको उसका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। द नेशनल ट्रस्ट वर्क टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराता है, तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है डेवलपमेंट का ऑफ पोटेंशियल ऑफ PWDs एंड देयर फैमिलीज, उनके फैमिलीज यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एंड देयर यानी PWDs के जो फैमिलीज़ हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है डेवलपमेंट करने, आगे विकास करने का, और यह राइट देता है कि वो अपनी फुलफ़िल करे, जो भी परेशानी है उनको बताए, उनको कंप्लीट करे, सही करे और प्रमोट करे और सपोर्ट करे इंक्लूसिव सोसाइटी को, और एनवायरनमेंट को इनेबल करें, यानी कि इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने में और सहायता करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें इन सभी चीज़ों के बारे में। अब कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं वो चलाई हैं भारत सरकार ने डिसेबल पर्सन्स के लिए, तो पहला स्कीम है दिशा, इसके अंदर अगर है अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम चलाया गया है। दिशा विकास जो है डे केयर सेंटर चलाता है। समर्थ जो है रिस्पाइट केयर है। घरौंदा जो ग्रुप होम फॉर एडल्ट्स यानी अडल्ट्स के लिए ग्रुप होम प्रदान किया जाता है घरौंदा के स्कीम्स के अंदर।